नमस्कार। डे 2 और सेशन 2 में आपका स्वागत है। भी 1 मिनट हम लोग और रुकेंगे ताकि कुछ लोग और ज्वाइन हो जाएं, अगर ज्वाइन होना चाहें तो। भैया तो हम लोग पहले कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं उससे शुरू करेंगे, फिर आगे हम लोग जो अध्याय 2 का पठन आगे शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भ्रमित मानव और पशु में क्या अंतर है ना। तो पहले इन दोनों में समानता क्या है इसको देख लेते हैं कि भ्रमित मानव और पशु में समानता क्या है, फिर उसके बाद में इनके अंतर को देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो दोनों भ्रमित मानव और पशु ये दोनों भ्रांत पद में हैं और जीव चेतना में है। जो चेतना के स्तरों को पहचाना गया है, दोनों का चेतना का स्तर वही है, दोनों का कॉन्शियसनेस लेवल एक ही है। मतलब दोनों ही शरीर को जीवन माने हुए हैं, है ना। दोनों ही अपने आप अपनी सेल्फ का आइडेंटिफिकेशन जो है वो बॉडी से ही हो रखा है, दोनों अपने शरीर को ही जीवन माने हुए हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जीव में जो है भ्रम की पीड़ा नहीं है ना, यानी भ्रमित होते हुए भी उसमें भ्रम की पीड़ा नहीं है, जबकि भ्रमित मानव में भ्रमित होते हुए भ्रम की पीड़ा भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है कि जीव जो है वो भ्रमित होते हुए भी दुखी नहीं है, और मानव भ्रमित होते हुए दुखी भी है, समस्याग्रस्त भी है। जीवों को कोई समस्या नहीं है जीव होने में। तो भ्रमित मानव में भ्रम की पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयास भी इसीलिए दिखाई देता है, चाहे वो असफल ही प्रयास क्यों ना हो, है ना। जबकि जीव में कोई भ्रम से पीड़ा के लिए प्रयास कर रहे हों ऐसा कुछ उसमें दिखाई नहीं देता। और ये प्रयास किस रूप में है, ये इसका एक और अंतर है कि इसका और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि भ्रमित मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। इसी के चलते उसमें भ्रम से मुक्ति और भ्रम की पीड़ा से मुक्ति के लिए उसमें प्रयास होना पाया जाता है। ठीक है, जबकि जीव में इस प्रकार का कोई प्रयास देखा नहीं जाता, उसमें वंशानुषंगीयता विधि से जीने की ही बात रहती है। जीवों में और भ्रमित मानव में जो अंतर की हम बात कर रहे हैं, जीवों में विषयों में रत रहते हैं, है ना, और संवेदनाएं विषयों के लिए काम करती रहती है। और भ्रमित मानव में क्या होता है, संवेदना को राजी रखने के लिए विषयों का उपयोग रहता है ना। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो जीवों में विषयों में रत रहता है, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन इन क्रियाओं में वो जीव जो हैं उनके साथ शरीर से पूरा आइडेंटिफाई होके उन्हीं क्रियाओं को करते रहते हैं, है ना। तो उसमें अलग से संवेदना का डिस्टिंक्शन नहीं होता, जबकि मानव में संवेदना और विषय का डिस्टिंक्शन होता है। तो संवेदना ऊपर हो जाती है, तो संवेदना को राजी रखने के लिए फिर विषयों का प्रयोग होता है। तो इसी कारण से क्या है, संवेदना का अन्वेषण करने के लिए अलग अलग तरीके से संवेदना को राजी रखने का प्रयास है, इसलिए उसमें जीने का तरीका बदलता गया है। जबकि जानवर में जीने का तरीका जो है वो वैसे का वैसा हुआ है। एक बार रविश भाई ने बोला इसको रिपीट करें, तो मैं इसको बोल देता हूँ। हमारा प्रश्न था कि भ्रमित मानव और पशु में क्या अंतर है ना। तो हमने पहले बात की कि इन दोनों में समानता को देख लेते हैं। तो समानता जो है, दोनों ही जीव चेतना में है, दोनों ही भ्रांत पद में है ना। जो जिन प्लेन्स को आइडेंटिफाई किया है दर्शन में, उसमें
है ना 3 पदों को या 3 प्लेन्स को आइडेंटिफाई किया है। पहला प्राण पद है जिसमें जड़ प्रकृति है, फिर उसके बाद भ्रांत पद है, और फिर उसके बाद में देव पद है, और अंत में दिव्य पद या पद मुक्ति है। तो भ्रांत पद या में जीव जानवर और भ्रमित मानव ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चेतना का स्तर जो है वो दोनों का एक ही है। दोनों ही जीव शरीर को जीवन माने हुए हैं और भ्रांत पद में है। ठीक है, अब इनमें अंतर की बात होती है कि जीव में भ्रम की पीड़ा नहीं है ना, मतलब अपने भ्रमित होने की पीड़ा जीव में नहीं है, जबकि भ्रमित मानव में अपने भ्रमित होने की वजह से समस्याग्रस्त है और समस्या की पीड़ा उसको होती है, और पीड़ा होती है तो पीड़ा से मुक्ति का प्रयास भी होता है। तो भ्रमित मानव में भ्रम की पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयास भी होता है, चाहे वो असफल प्रयास ही क्यों ना हो। और ये प्रयास किस विधि से होता है? ये प्रयास होता है उनमें कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के प्रयोग से। और चौथा बिंदु है कि जीवों और मानवों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चेतना का स्तर वो ही रहते हुए जीव जो हैं वो विषयों में रत रहते हैं, मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन शरीर से आइडेंटिफाई होके इन्हीं क्रियाओं को करते रहते हैं, है ना। जैसे आप कुत्ते को देखें, गाय को देखें, ये सब ये पूरी तरीके से वंश से अपने आइडेंटिफाई होके उन्हीं क्रियाओं को करते रहते हैं। तो जीवन अपनी जो फैकल्टीज हैं उनका उपयोग नहीं कर रहा है, केवल आशा, मन जीने की आशा का ही प्रयोग हो रहा है। तो जीवन शक्तियां जो हैं केवल उसी के लिए प्रयोग हो रही हैं। ठीक है, जबकि मानव में क्या है, उससे अधिक विषयों से अधिक संवेदना उसके ऊपर आ जाती है। तो जीवों में भी संवेदनाएं होती हैं, लेकिन वो संवेदनाएं जो हैं वो विषयों के अर्थ में काम करते रहती हैं, है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, संवेदना ऊपर हो जाती है, संवेदना प्राइमरी हो जाती है, क्योंकि मानव ज्ञानावस्था का है, सुख धर्मी है, तो वो संवेदना में सुख खोजने का प्रयास करता रहता है। तो संवेदना में सुख खोजने के लिए क्या क्रिया करता है, उसको करने के लिए क्रिया अभी आती विषय ही है, यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही क्रियाएं आती है, क्योंकि इनके अलावा और कोई उसके पास में इमुलेशन का कोई या अनुकरण का कोई मॉडल ही नहीं है। तो इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वो संवेदनाओं में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, और क्योंकि एक तरीका उसमें फिर असफल होता है तो फिर दूसरे को अपनाने लगता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो मानव में संवेदना में सुख खोजने के या संवेदना को डिनाई करके या उसको नकार करके सुख पाने का प्रयास के दो तरीके मेनली बन गए। एक आदर्शवादी विधि से बना और एक भौतिकवादी विधि से बना। भौतिकवादी विधि में ऐसा बना कि संवेदना को खूब राजी रखा जाए, इनको हमेशा मतलब इनके फीडिंग के लिए तरीका बना रहे। और दूसरा आदर्शवादी विधि में क्या है कि संवेदना में सुख नहीं है, यही सारे प्रॉब्लम की जड़ है, तो अपने को संवेदना को ही मतलब समाप्त कर देना है, किसी प्रकार से इसके प्रति तटस्थ हो जाना है। तो ये दो तरीके बेसिकली बने, और उनके आधार पर जीने के जो डिजाइन बने उसमें एक तरीका ले गया सुविधा संग्रह की तरफ। तो भौतिकवादी विधि से सुविधा संग्रह विधि में संवेदनाओं को राजी बनाए रखने का प्रयास हुआ, और संवेदना के प्रति तटस्थ बनने का जो प्रयास बना वो आदर्शवादी विधि में बना, जिसमें इस प्रकार की बात रही कि भक्ति और विरक्ति के द्वारा संवेदनाओं के प्रति हम तटस्थ होंगे। तो इस प्रकार से ये मानव का इतिहास बना। तो संवेदनाओं की प्राइमेसी जो है ये जीवों और भ्रमित मानव में बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस वाले प्रश्न का उत्तर को रोकते हैं। अगला एक चीज का मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा था कि मानव व्यवहार किसको कहते हैं। तो ये हम जो मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, तो मूलतः इसमें जो बाबा जी की प्रस्तुति है उसमें मानव में भ्रम, जागृति और जागृति पूर्णता की पहचान, ये तीन चीजें उनमें हुई हैं, है ना। तो मानव का अध्ययन करते हुए
भ्रम, जागृति और जागृति पूर्णता। तो मूलतः क्रिया पूर्णता जो है वो भ्रम से जागृति का संक्रमण है, और जागृति से जागृति पूर्णता का जो संक्रमण है वो आचरण पूर्णता है। तो इन तीन स्थितियों की पहचान की गई है, भ्रम, जागृति और जागृति पूर्णता। अब जब मानव का अध्ययन करते हैं तो भ्रम जो है वो अध्ययन की वस्तु नहीं बन पाता, क्योंकि भ्रम में जो है मानव का व्यवहार जो है वो अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित व्यवहार का कोई अध्ययन संभव नहीं है। तो बेसिकली जागृति ही उस तरीके से अध्ययन की वस्तु बन पाती है, और जागृति पूर्णता ही व्यवस्था का स्वरूप का रेफरेंस बन पाता है। तो इसेंशियली अगर देखें, बाबा जी ने जो मेन उनका जो प्रेजेंटेशन है, जो क्रक्स पॉइंट है, वो है जागृति के स्वरूप का अध्ययन। जागृति का रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो उसके रेफरेंस से आप फिर भ्रम की भी समीक्षा कर पाते हैं। अगर आपके पास में जागृति का रेफरेंस नहीं है तो फिर आप भ्रम को भी आप कह नहीं सकते कि ये भ्रमित है। भ्रमित को तभी कह पाएंगे जब जागृत होते हैं। तो इस प्रकार से मानव का जो व्यवहार है उसके कॉज एंड इफेक्ट को आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आपका एक निश्चित स्वरूप होगा। तो अनुभव मूलक विधि से मानव का जब व्यवहार निश्चित हो जाता है, तब हम ये कह तब उस स्थिति में हम कह पाते हैं कि मानव का अध्ययन हुआ। उस स्थिति से के तुलना में आप ये कह पाते हैं इससे पहले की स्थिति भ्रम थी, जिसमें व्यवहार अनिश्चित था। अनिश्चित व्यवहार अध्ययन की वस्तु नहीं बनता, निश्चित व्यवहार ही अध्ययन की वस्तु बनता है। जैसे 1 किलो का बाट को आप लेते हैं, वो आपका रेफरेंस बनता है। अब उससे आप तुलना कर सकते हो कि ये 500 ग्राम है, ये 700 ग्राम है। लेकिन अगर आपके पास में कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है तो फिर आपके पास में किसी चीज का कोई मूल्यांकन करने का आधार नहीं होगा। तो मानव व्यवहार दर्शन में हमने शुरू में एक वाक्य पढ़ा था, जिसमें बाबा जी ने अपने संदेश में इस प्रकार से कहा है कि सब आप स्वयं का मूल्यांकन कर लो ताकि दुखी और प्रताड़ित नहीं होगे। तो मूल्यांकन करने के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए भी, किसके आधार पर हम हमारा बेंचमार्क क्या है, किसके आधार पर हम अपने आप को देखें, मूल्यांकन करें। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बात को इसे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये एक बात पे ध्यानाकर्षण कराना था कि मानव व्यवहार दर्शन जो है वो बेसिकली जागृत मानव के व्यवहार का स्वरूप का आचरण के आधार पर जो है मानवीय व्यवहार के स्वरूप का बात किया गया है। उस आधार पर हम जो भ्रमित है वो उसके लिए एक रेफरेंस बनता है अनुकरण के लिए। अगला जो पॉइंट है, एक क्वेश्चन जो आया था, वो है ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। तो इसको कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अभी जो हमें परस्परता में मतलब इकाइयों के बीच में जो खाली स्थली जो दिखाई देती है, वो उसको हमने अध्ययन में कहा है यही व्यापक वस्तु है ना। तो यानी व्यापक वस्तु है, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ये केवल खाली चीज नहीं है, ये कुछ भी नहीं है आप नहीं कह पाओगे, ये कुछ है ना। ये कुछ है तो ये क्या चीज है ना। ये एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो स्पेस है जो इकाइयों के बीच में है, आपके हमारे बीच में है, हर चीज के बीच में है, और चीज को भी अगर किसी वस्तु को भी अपन तोड़े तो भी उसके बीच में वो मिलता है, और हर चीज में उसमें डूबी भीगी घिरी है, इस पर हमारा ध्यान आकर्षण होता है। तो ये वस्तु अपने आप में क्या है ना। तो इसकी ओर ध्यानाकर्षण कराया गया है। तो इसमें कहा कि अगर हमको इसकी वस्तु की क्वालिटीज बतानी होगी तो क्या इसकी क्वालिटीज होंगी। तो 3 क्वालिटीज इसके बारे में बताई गई कि पहला तो ये पारगामी है, मतलब ये आर पार गुजर जा रहा है, हर एक वस्तु में से आर पार हो जा रहा है। दूसरा, ये पारदर्शी है ना, यानी इकाइयों के बीच में मतलब ये परस्पर पहचान होने में ये कोई बाधा नहीं कर रहा है, इस रूप में है। और तीसरा, ये व्यापक है, मतलब ये हर एक स्थान के ऊपर व्याप्त है। अब इसके साथ में हमको ये भी पता लगता है कि इसका डिस्टिंक्शन अगर देखा जाए तो ये प्रकृति की वस्तुओं से इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको भेद कर सकते हैं। जैसे जो पदार्थ है और जो
पदार्थ नहीं है जो ये खाली स्थली है। तो इस तरीके से पदार्थ जो है वो मूर्त है। मूर्त मतलब किसी इसका फिजिकल फॉर्म है, जबकि ये इसका ये अमूर्त है, यानी इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो इसी को उसको दूसरे शब्दों में देखें तो जो कुछ भी पदार्थ हमको मिल रहा है वो रूपात्मक है, जबकि व्यापक सत्ता अरूपात्मक है, अमूर्त है। और यहाँ मूल जो प्रतिपादन है कि ये जो रूपात्मक और अरूपात्मक जो है इनका सह अस्तित्व है। इसके साथ में ये बताया गया कि ये जो वस्तु है, जो अरूपात्मक रूप में जो वस्तु है, इसका स्वरूप क्या है। तो ये वस्तु के रूप में क्या है, तो उन्होंने कहा कि वस्तु के रूप में ये तीन रूप में हम इसको पहचान सकते हैं। पहला तो ये ऊर्जा है, दूसरा चेतना है, तीसरा ज्ञान है ना। तो जड़ भौतिक रासायनिक वस्तुओं में जो एक ये जो क्रियाशील है, ये कैसे क्रियाशील है, इनकी ऊर्जा कहाँ से, रुक क्यों नहीं जाता। परमाणु की जो अंश घूमते जा रहे हैं, ये किसी किसी एक बिंदु पर आकर रुक क्यों नहीं जाते, इनकी एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो इसमें ये कहा कि इसका अंदर कोई इसका अगर एनर्जी का स्रोत क्या परमाणु में अपने आप में निहित है या फिर उसका स्रोत किसी और जगह है। तो इसमें इस प्रकार से कहा कि सत्ता जो है व्यापक सत्ता में डूबे भीगे घिरे होने से इसको ऊर्जा हमेशा प्राप्त है। तो व्यापक रूप में जो खाली स्थली है वो अपने स्वरूप में ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जो है सभी परमाणुओं को मूल रूप में प्राप्त है, परमाणु अंशों को भी प्राप्त है, जिस ऊर्जा को प्राप्त होने से ये क्रियाशील है। ठीक है। उसी प्रकार से जो चैतन्य इकाई है यानी जीवन है, उसको ये चेतना के रूप में प्राप्त है ना। यानी कि जो ये क्योंकि ये हर एक स्थान के ऊपर ये चेतना को व्यक्त कर रहा है, तो इस प्रकार से ये व्यापक सत्ता जो है वही चेतना है, इस रूप में प्राप्त है। तीसरी बात है ज्ञान। ये चीज जो है ये मानव को होता है। ये वाली जो बात है, जो मानव को जब ये व्यवस्था के रूप में समझ में आता है, जब सब कुछ सारा कुछ प्रकृति जो है वो एक व्यवस्था के रूप में समझ में आता है, ये होने के बाद में इस स्थिति को बोलते हैं तदाकार होना। मतलब सारा कुछ, सारा प्रकृति, सारी प्रकृति एक व्यवस्था के रूप में जब स्वीकार होती है, ऐसा होने पर व्यापक वस्तु ही ज्ञान है, ऐसा, और व्यापक वस्तु और ज्ञान में भेद समाप्त हो जाता है जिस व्यक्ति को अनुभव हो रहा है उसके लिए। तो ज्ञान और व्यापक वस्तु एक ही है, ये चीज अनुभव में आती है। तो जो ये सेंटेंस है, ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है, ये अनुभव मूलक विधि से कहना बनता है ना। तो ये इस प्रकार से है। उससे पहले ये सूचना रहता है। कब तक सूचना रहता है? जब तक अस्तित्व व्यवस्था के रूप में, जब तक प्रकृति जो है व्यवस्था के रूप में बोध नहीं होता है, तब तक ज्ञान जो है व्यापक सत्ता के रूप में हमको ये सूचना ही रहता है। और उसके बाद में सूचना से जब ये वास्तविकता के रूप में हमको अनुभव में ही आता है कि ये ज्ञान जो है और व्यापक सत्ता एक ही चीज है। तो तदाकार विधि से हम अध्ययन करते हैं, फलस्वरूप तद्रूपता में स्वयं को पाते हैं। ये एक वाक्य कहा, फिर से बोलता हूं इसको। तदाकार विधि से हम अध्ययन करते हैं जिसके फलस्वरूप तद्रूपता में स्वयं को पाते हैं। तो तद्रूपता क्या है? व्यापक वस्तु में होना। तो व्यापक वस्तु में होने को तद्रूपता कहा है। आगे मैं इसके ऊपर एक बाबा जी के साथ में संवाद है, वो मैं आपको इस पे अपने इस एक लिंक के ऊपर भेजूंगा। बहुत सारे इसमें प्रश्न आ रहे हैं, बट मैं अभी इमीडिएटली ले नहीं रहा पाऊंगा, क्योंकि इनको पढ़ने में समय लगेगा मुझे, है ना। तो आप अगर हो सके तो टेलीग्राम पर इनको भेज दीजिए। मुझे पता नहीं कि ये कॉल के बाद ये मैसेजेस एक्सेसिबल रहेंगे या नहीं, मैं कोशिश करूँगा उनको देखने की। तो अभी मेरे पास में यही 3 क्वेश्चंस थे अभी। आगे अभी अब है ना, कृतज्ञता वाला जो अध्याय है उसको अपन ले लेते हैं। 1 मिनट में जरा देख लूं कोई मैसेजेस।
ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ और मैसेज को, और फिर उसको रिप्लाई करूँगा। तो अध्याय 2 को एक बार देख लें। कृतज्ञता। मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूँ जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। परिभाषा। कृतज्ञता उन्नति और जागृति के लिए प्रेरणा और सहायता की स्वीकृति। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नति जो है वो जागृति की ओर गति को ही उन्नति कहा है ना। तो उन्नति और जागृति के लिए प्रेरणा और सहायता की स्वीकृति। सुपथ समाधान, समृद्धि, अभय व सह अस्तित्व की ओर निश्चित दिशा। सुपथ मतलब अच्छा पथ या सही पथ। उन्नति उत्थान, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए प्राप्त प्रेरणा व सहायता। यथार्थता के स्रोत अकृत्रिमतापूर्वक अथवा आडंबरहीन वास्तविकतापूर्ण ढंग से की गई अभिव्यक्ति अथवा प्रयास। सत्ता में संपृक्त रूपी सह अस्तित्व को स्पष्ट करना ही यथार्थता का स्रोत है। ठीक है, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को बोध कराने की परंपरा ही यथार्थता के स्रोत हैं। मेरा आपसे निवेदन ये भी रहेगा कि आप परिभाषा संहिता को भी समय समय पर रेफर करते रहें, और परिभाषा संहिता की जो ऐप है वो भी काफ़ी उपयोगी है। उसमें आपको परिभाषाएं आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और किताब को भी आप उसमें ना लेटेस्ट वर्जन वहाँ पे उपलब्ध होगा, तो उसको वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना कृतज्ञता की परिभाषा देखें, उसमें उत्थान और उन्नति की परिभाषा देखें, और साथ ही में ना स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य की भी परिभाषा देखें। तो देखिए, स्थिति सत्य जो है वो उसको कहते हैं जो कि सभी वास्तविकताओं की जो मूल स्थिति है, यानी सत्ता में संपृक्तता जो है उसको स्थिति सत्य कहा है। फिर उसके बाद वस्तुगत सत्य क्या है? रूप गुण स्वभाव धर्म को वस्तुगत सत्य कहा है। और वस्तु स्थिति सत्य क्या है? जो वस्तु की स्थिति है, यानी कि देश दिशा काल जो है उस रूप में। तो किसी भी वस्तु की पूरी व्याख्या जो है ना, यानी उसकी पूरी उसकी स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, इन तीनों को मिलाकर किसी भी इकाई की पूरी व्याख्या हो जाती है। ऐसे ऐसे इसमें बात है। तो यथार्थता का स्रोत मतलब यही हुआ कि हमें कोई भी वास्तविकता है उसको हमें पूरा तरीके से हमें समझ में आ जाए, वो बात है। वंदना गौरवता को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त चेष्टा। गौरवता निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण, प्रयास, प्रवृत्ति ही गौरवता है ना। तो गौरवता जो है, हम किसी भी चीज को अगर हम परंपरा से स्वीकार किए रहते हैं बिना किसी विरोध के, उसके साथ में उसको हमने गौरवता कहा है। कृतज्ञता से गौरवता, गौरवता से सरलता, सरलता से सहजता, सहजता से मानवीयता, मानवीयता से सहअस्तित्व तथा सहअस्तित्व में से के लिए कृतज्ञता प्रकट होती है। सरलता अभिमान से रहित और यथार्थता को व्यक्त करने की विचार व व्यवहार पद्धति ही सरलता है। अभिमान आरोपित मानदंड, यानी कि इम्पोज्ड वैल्यूएशन है ना, यही अधिमूल्यन
अवमूल्यन निर्मूल्यन दोष है। सहजता, आडंबर तथा रहस्यता से मुक्त, है ना, कोई भी तरीके का आडंबर या रहस्यता, है ना, से मुक्त न्यायपूर्ण व्यवहार व रीति ही सहजता है। सहस्तित्व, परस्परता में निर्विरोध सहित समाधानपूर्ण अभिव्यक्ति ही सहस्तित्व है। मानव का समूचा व्यवहार, है ना, मानव का समूचा व्यवहार, सारा व्यवहार कृतज्ञता तथा कृतज्ञता के आधार पर ही निर्भर करता है तथा मूल्यांकित व समीक्षित होता है। तो मानव का व्यवहार है वो कृतज्ञता और कृतज्ञता के आधार पर ही निर्भर करता है और उसी आधार पर वो मूल्यांकित और समीक्षित होता है। तो मानवीय परंपरा के लिए कृतज्ञता एक आधार मूल्य है ना। तो इसका अपने को विशेष इसको समझने में इसका ध्यान देना है। कृतज्ञता, कृतज्ञता कृतज्ञता का उल्टा है ना। जिस किसी से भी उन्नति व जागृति की ओर प्राप्ति में सहायता मिली हो उसे अस्वीकार करना ही कृतज्ञता है। सर्वशुभ हो। इसमें एक चर्चा में ऐसा भी आया था बाबा जी के साथ में, वैदिक परंपरा में क्यों नहीं बन पाई, क्यों नहीं उसमें आगे शोध संभव हो पाया। उसका एक कारण ये भी रहा, उन्होंने ऐसा बताया कि कृतज्ञता को वो पहचान नहीं पाए। तो इस प्रकार से मैंने उस पर ज़्यादा सोचा नहीं वो किस प्रकार से ये हुआ, बट ये एक वाक्य उन्होंने कहा था। तो अभी ये हमारा आज का जो मैंने जितना सोचा था उतना हो गया है। आई थिंक अगर हमारे पास में अब कल जो है सुबह सुरेंद्र पाठक जी हमारा सृष्टि दर्शन वाला चैप्टर लेंगे। तो उसमें हमने ऐसे अरेंज किया है कि वो मुझे ऑडियो फाइल अपनी इस चैप्टर को पढ़ के वो भेज देंगे और मैं उसको यहाँ चला दूंगा और ना बुक को फोकस कर दूंगा। तो उस तरीके से हम उसको पढ़ लेंगे। ऐसे ही जो और भी प्रबोधक गण हैं उनके साथ भी हम इस तरह से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो मेरा आशय है कि ये प्लेटफॉर्म जो है उससे सभी लोग इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें। और क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग होगा तो ये आगे के लिए भी उपलब्ध रहेगा। तो अभी हम एक्चुअली अगर आप देखें तो काफ़ी शुरुआती दौर पे हैं। मतलब धीरे धीरे हमको इसको यूज़ करने का कॉन्फिडेंस बनेगा और एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से इसको समझाने व्यक्त करने में हमें सरलता होगी। तो आगे चल के इसको और अच्छा हम कर पाएंगे, ऐसा मुझको उम्मीद है। और शायद हम और अच्छे टूल्स का यूज़ करके कुछ डायग्राम और बोर्ड वगैरह का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी काफ़ी बेसिक सा सिस्टम है, बट मेरे को लगा कि एक बार शुरू तो कर देना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह अपन फिर से मिलेंगे। देखिए, किताब को पढ़ने का मेनली आशय ये है कि एक बार, मतलब जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, कि एक बार हम क्लास में कोर्स हो जाए फिर लगता है कि हाँ एक बार अपन ने कर लिया है, फिर उसके बाद में पढ़ना तो और समझना तो अपने आप ही होता है। तो ये सूत्रों को अपने आप में हम मनन करें, उनके बारे में सोचें, फिर उसके बाद में जीने से जोड़ें और फिर कहीं जाके ये अपना स्वत्व बनने की जगह में आता है। तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है, बट अपने आप में एक इस बात से पूरा गुजर जाना, यानी एक पूरा पठन हो जाना भी अपने आप में एक आवश्यक चीज़ है। तो मुझे लगता है अपने पास में जब अभी 15-16 दिन हैं तो इसका सदुपयोग करें कि एटलीस्ट हम एक बार इस किताब से हम सूचना हमको पूरी ग्रहण हो जाए और फिर आगे हम ना अपनी गति से इसको समझते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।